Disclaimer, this video is for informational and entertainment purposes only and should not be treated as professional advice. The opinions and views expressed in the video belong solely to the individuals appearing in it. तो बात है 7 मई 2014 की। सुबह का वक्त, पुणे का तालेगाम रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म नंबर 2। रोज की तरह ही चहल पहल है, ट्रेनें आ जा रही हैं, लेकिन उस भीड़ के बीच में एक लाल रंग का सूटकेस पड़ा है, बिल्कुल लवारिस। और गवर्नमेंट रेलवे पुलिस की टीम की नजर उस पर पड़ती है। पहले तो उन्हें लगता है कि शायद कोई भूल गया होगा, होता है अक्सर। हाँ, लेकिन जब घंटों तक कोई उसे लेने नहीं आता तो शक होने लगता है। और जब उस सुटकेस का ताला तोड़ा जाता है तो अंदर से जो निकलता है वो सिर्फ एक चीज नहीं होती। वो एक ऐसी कहानी की शुरुआत थी जिसमें धोखा था, शोषण था और एक बहुत ही ठंडे दिमाग से की गई हत्या थी। आज हम इसी तालेगांव सूटकेस मर्डर केस की परतों को खोलेंगे। हमारे पास इस घटना की जांच से लेकर अदालत के लंबे चले मुकदमे और आखिर में आए फैसले तक के सारे दस्तावेज और नोट्स हैं। और हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या हुआ था, बिल्कुल, बल्कि ये समझना है कि कैसे एक जेब में पड़ा छोटा सा सिम कार्ड एक ब्लाइंड मर्डर केस को सुलझाने की चाबी बन गया, और ये पूरा मामला हमारे समाज के बारे में क्या बताता है। तो चलिए इस पर एक गहरी नजर डालते हैं। हाँ, शुरुआत करते हैं ठीक उसी पल से जब पुलिस ने वो सूटकेस खोला। तो जैसे ही वो सूटकेस खुला, मैं सोच सकती हूँ कि पुलिस के तो होश ही उड़ गए होंगे। अंदर एक लड़की की लाश थी जिसे बहुत बुरी तरह से ठूंसा गया था। उम्र भी ज्यादा नहीं थी, करीब 16 साल। हाँ, और उसके हाथ पैर एक नायलॉन की रस्सी से बहुत कस के बंधे हुए थे, मुंह में रुमाल ठूंसा हुआ था और गले पर गला घोंटने के साफ गहरे निशान थे। देखो, यहाँ पर फॉरेंसिक जांच की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी थी। क्या? लड़की के नाक और कानों से खून निकला था। ये एक क्लासिक साइन है जो तब होता है जब गला घोंटने की वजह से दिमाग में खून का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और नसें फट जाती हैं। ओह, तो ये सिर्फ मौत नहीं थी, ये एक बेहद क्रूर और हिंसक हमला था। जांच टीम को यह समझने में देर नहीं लगी कि वो किसी सामान्य मौत की नहीं बल्कि एक बेरहमी से की गई हत्या की जांच कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चुनौती तो ये थी कि ये लड़की है कौन। उसके पास कोई पहचान पत्र नहीं, कोई पर्स नहीं, कुछ भी नहीं था। पुलिस के हाथ एकदम खाली थे। बिल्कुल, ऐसे केस को ब्लाइंड केस कहते हैं। मतलब कोई सिरा ही नहीं मिलता कि जांच शुरू कहां से करें। हाँ, उस वक्त तो ये ऐसा ही केस लग रहा था जो शायद कभी सुलझेगा ही नहीं। एक गुमनाम लाश जिसे कोई पहचानने वाला तक नहीं था। लेकिन जैसा तुमने कहा, किस्मत ने या कहो कि कातलों की एक गलती ने एक छोटा सा सुराग छोड़ दिया था। और यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो किसी फिल्म की तरह लगता है। पुलिस को उस लड़की की पैंट की जेब में एक बहुत ही छोटी सी चीज मिलती है जो इस पूरे अंधे केस में रोशनी कर देती है। एक सिम कार्ड। एक छोटा सा मामूली सा सिम कार्ड। हाँ, और ये डिजिटल फोरेंसिक्स का एक बेहतरीन उदाहरण है। सोचो, 15-20 साल पहले बिना पहचान वाली लाश का मतलब होता था एक ऐसी फाइल जो शायद कभी बंदी हो जाती। सही बात है। लेकिन आज एक छोटा सा सिम कार्ड जिसकी अपनी कोई कीमत नहीं, वो एक पूरी कहानी बयान कर सकता है। सही। ये सिर्फ एक सुराग नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि आज के डिजिटल दौर में कोई भी पूरी तरह से गायब नहीं हो सकता। हर कोई अपने पीछे एक डिजिटल निशान छोड़ जाता है। लेकिन सिर्फ एक सिम कार्ड से पुलिस आगे कैसे बढ़ी होगी? मतलब उससे तो बस एक फोन नंबर ही मिलता है ना? बहुत अच्छा सवाल है। देखो, पुलिस ने सबसे पहले उस सिम की कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स यानी CDR निकलवाई। अच्छा, CDR। हाँ, CDR से ये पता चलता है कि उस नंबर पे कौन-कौन से नंबरों से कॉल आई और गई। जब उन्होंने उस पूरे डेटा को खंगाला तो एक पैटर्न नजर आया। एक खास नंबर था जिससे उस सिम पर सबसे ज्यादा बार बात हुई थी। और वो नंबर किसका था? जब उस नंबर की लोकेशन ट्रेस की गई तो वो नाला सोपारा के एक रियल एस्टेट एजेंट की निकली। नाला सोपारा मतलब पुणे से सैकड़ों किलोमीटर दूर। एक गुमनाम लाश और नाला सोपारा का एक एजेंट, ये कनेक्शन तो बहुत ही अजीब है। अजीब था, लेकिन यही जांच का पहला बड़ा ब्रेक थ्रू था। पुलिस की एक टीम फौरन नाला सोपारा के लिए रवाना हुई और उस एजेंट को ढूंढ निकाला। उसने पहचान लिया लड़की को? शुरू में तो वो थोड़ा हिचक रहा था। हाँ। लेकिन जब पुलिस ने उसे लड़की की तस्वीरें दिखाई तो उसने उसे तुरंत पहचान लिया। तो मतलब पहचान हो गई। उस एजेंट ने क्या बताया पुलिस को? उसने बताया कि ये लड़की उसके ऑफिस के पास ही एक अपार्टमेंट में रहती थी और उसने ये भी बताया कि उसने अक्सर लड़की को कुछ लड़कों के साथ देखा था और उसे लगता था कि वो लोग लड़की को परेशान करते हैं।
तो पुलिस को एक ठिकाना मिल गया संदिग्धों का। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी लीड थी। पुलिस के पास अब न सिर्फ पीड़िता की पहचान थी बल्कि संदिग्धों का एक पता भी था। और यहीं से मामला सिर्फ एक हत्या से बढ़कर कुछ और नजर आने लगा। कुछ और मतलब? देखो, जब पुलिस उस अपार्टमेंट में पहुंची और जांच शुरू की तो परतें खुलनी शुरू हुई। 3 नाम सामने आए, संतोष, राहुल और जीशान। अच्छा। शुरुआती जांच में तो ये एक छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न का मामला लग रहा था। लेकिन जब पुलिस ने गहराई से छानबीन की तो पता चला कि ये मामला उससे कहीं ज्यादा बड़ा और घिनौना है। ज्यादा बड़ा मतलब क्या कर रहे थे वो लोग? ये तीनों आरोपी लड़की का यौन उत्पीड़न तो कर ही रहे थे, लेकिन साथ ही वे उसे अपने आर्थिक अपराधों के एक बहुत बड़े जाल में भी फंसा चुके थे। आर्थिक अपराध? हाँ, उन्होंने लड़की पर दबाव डालकर उसके नाम पर एक बैंक खाता खुलवाया था। वे उसे एक ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। ये सिर्फ उत्पीड़न का नहीं बल्कि एक पूरी संगठित साजिश का मामला था। 1 मिनट, मतलब वो लड़की सिर्फ यौन शोषण का शिकार नहीं थी बल्कि एक बड़े फाइनेंशियल जाल में फंसी ही थी। एकदम सही। जब पुलिस ने उनके ठिकानों पर छापेमारी की तो जो सामान बरामद हुआ वो चौंकाने वाला था। सुनो, 45 पासबुक, 56 एटीएम कार्ड और 33 चेकबुक। क्या इतना सब कुछ? हाँ, ये किसी छोटे मोटे गिरोह का काम नहीं था। हाँ। अपराध की दुनिया में इसे मनी म्यूल बनाना कहते हैं। मनी म्यूल? ये क्या होता है? देखो, ये अपराध की दुनिया का एक टर्म है। हाँ। आप किसी ऐसे इंसान को पकड़ते हैं जो कमजोर हो। अच्छा, जरूरतमंद हो। हाँ बिल्कुल, जिसके बारे में कोई ज्यादा जानता ना हो। हाँ। आप उसके नाम पर ढेरों बैंक खाते खुलवाते हैं, फर्जी कंपनियां बनाते हैं। हाँ। और फिर उन खातों के जरिए गैर कानूनी पैसे का लेन देन करते हैं। ओके। और जब तक कानून की नजर उन खातों तक पहुंचती है, हाँ। असली अपराधी सारा पैसा निकालकर गायब हो चुके होते हैं। हाँ। पकड़ी जाती है तो वो कमजोर कड़ी, यानी मनी म्यूल। ये लड़की उस पूरी साजिश की सबसे कमजोर और सबसे जरूरी कड़ी थी। ये तो बहुत ही भयानक है। मतलब वो नाबालिग लड़की उनके लिए पैसे बनाने की एक मशीन बन गई थी। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर वो लड़की उनके इतने बड़े फाइनेंशियल नेटवर्क का हिस्सा थी तो उसे मारना तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा हुआ। आखिर बात इतनी क्यों बिगड़ी कि उन्हें उसे रास्ते से हटाना पड़ा? यही इस केस का सबसे अहम मोड़ है। उस लड़की को शायद एहसास होने लगा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो इस जाल से बाहर निकलना चाहती थी। सूत्रों के मुताबिक उसने उन तीनों को धमकी दी। उसने कहा कि अगर उन्होंने उसे जाने नहीं दिया तो वो पुलिस के पास जाकर उनकी पूरी पोल खोल देगी। और बस इसी धमकी ने उसकी जान ले ली। हाँ, उन तीनों को लगा कि अगर ये लड़की पुलिस तक पहुंच गई तो उनका पूरा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। उनका यौन शोषण का अपराध और करोड़ों का वित्तीय फ्रॉड सब कुछ सामने आ जाएगा। तो उन्होंने डर के मारे उसे हमेशा के लिए चुप कराने का फैसला कर लिया। तो 6 मई 2014 की रात? हाँ, पुलिस के मुताबिक 6 मई 2014 की रात को उन्होंने उसी अपार्टमेंट में उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। और फिर लाश को ठिकाने लगाने के लिए उन्होंने वही सूटकेस इस्तेमाल किया? बिल्कुल। उन्होंने लाश को उसी लाल सूटकेस में पैक किया, अपनी निजी गाड़ी में रखा और सैकड़ों किलोमीटर दूर तालेगांव स्टेशन ले गए। उन्हें लगा कि वो बच जाएंगे। उन्हें लगा कि एक लावारिस सूटकेस में मिली गुमनाम लाश की गुत्थी कभी नहीं सुलझेगी। वो प्लेटफॉर्म पर सूटकेस छोड़कर ऐसे चले गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो बस एक छोटी सी चीज भूल गए थे। उसकी जेब में पड़ा वो सिम कार्ड। बिल्कुल। इस केस को अदालत तक पहुंचने में और फैसला आने में तो काफी वक्त लग गया होगा। हाँ, कानूनी प्रक्रिया लंबी चली, लेकिन आखिरकार लगभग 9 साल बाद 26 मई 2023 को पुणे की एक विशेष अदालत ने अपना फैसला सुनाया। और तीनों आरोपी? अदालत ने तीनों आरोपियों संतोष, राहुल और जीशान को दोषी पाया। सजा क्या हुई? तीनों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। उन पर हत्या के लिए आईपीसी की धारा 302 और अपहरण और सबूत मिटाने के लिए दूसरी धाराएं तो लगी ही, लेकिन एक और बहुत महत्वपूर्ण कानून लगाया गया, पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो एक्ट, इसके बारे में थोड़ा और बताइए। ये क्यों इतना अहम है इस केस में? देखो, पॉक्सो यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। ये एक बहुत सख्त कानून है जो खास तौर पर बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के लिए बनाया गया है। अच्छा। इसमें सजा बहुत कठोर होती है और जमानत मिलना भी बहुत मुश्किल होता है। हाँ। इस एक्ट के लगने का मतलब था कि अदालत ने इस मामले को सिर्फ एक हत्या के तौर पर नहीं देखा, बल्कि एक बच्चे के भरोसे और उसके बचपन के कत्ल के तौर पर देखा। और मैंने सुना है कि इस केस के फैसले में एक और बहुत दिलचस्प बात थी। हाँ बिल्कुल, जज ने अपने फैसले में सिर्फ कानून और सबूतों का जिक्र नहीं किया। उन्होंने फैसले के आखिर में विदुर नीति के एक श्लोक का जिक्र किया। श्लोक?
वो क्या था? श्लोक था, अन्याय के चक्र में फंसा दिमाग विनाशकारी हो जाता है। वाह, ये तो बहुत ही गहरी बात है। क्या अदालतों में इस तरह से फिलोसॉफिकल बातें लिखना आम है? आम तो नहीं है, लेकिन ये एक बढ़ता हुआ ट्रेंड दिखाता है। कुछ जज अब सिर्फ कानूनी फैसला नहीं सुना रहे हैं, बल्कि समाज को एक नैतिक संदेश भी दे रहे हैं। इस श्लोक के जरिए जज शायद ये कह रहे थे कि जब कोई अन्याय का रास्ता चुनता है तो उसका दिमाग सही गलत का फर्क भूल जाता है और वो ऐसे काम करने लगता है जो आखिर में उसी के विनाश का कारण बनते हैं। तो ये सिर्फ एक सजा नहीं थी, बल्कि एक टिप्पणी थी कि अपराध का रास्ता हमेशा बर्बादी की तरफ ही जाता है। बिल्कुल। तो इस पूरे मामले से क्या समझा जा सकता है? ये केस एक तरफ तो ये दिखाता है कि तकनीक की मदद से कैसे एक छोटा सा डिजिटल सुराग एक अंधे हत्याकांड को सुलझा सकता है, लेकिन ये नाबालिगों की सुरक्षा पर भी बहुत बड़ी रोशनी डालता है। हाँ बिल्कुल, ये केस अपराध को सुलझाने में डिजिटल ट्रेल्स के महत्व को तो दिखाता ही है। ये पुलिस की लगन और फॉरेंसिक साइंस की ताकत को भी दिखाता है। लेकिन ये जाते जाते एक गहरा सवाल भी छोड़ जाता है, जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है। कौन सा सवाल? सवाल यह है कि जैसे जैसे हमारी जिंदगी और ज्यादा डिजिटल होती जा रही है, हम जांच के लिए ज्यादा सुराग तो छोड़ रहे हैं, जो अच्छी बात है। पर क्या यही डिजिटल दुनिया, जिसमें बैंक खाते खोलना, पहचान बनाना इतना आसान हो गया है, कमजोर और भोले भाले लोगों को उन अपराधियों के लिए और भी आसान निशाना नहीं बना देती, जो इन सिस्टम का गलत इस्तेमाल करना जानते हैं? हम एक ऐसी दुनिया बना रहे हैं जहां बचना मुश्किल है, पर क्या हम ऐसी दुनिया भी बना रहे हैं जहां फंसना बहुत आसान है? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी ऐसे ही वीडियो आप तक आते रहे। धन्यवाद।